एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सभी का स्वागत है एक और टॉपर स्टॉक सेशन के अंदर, जहां पे एक और जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट के साथ बातचीत करेंगे जिनका नाम है मानविका वामा। तो मैं थोड़ा सा मानविका के बारे में आपको बता देता हूँ। मानविका ने जेआरएफ पहले ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड है मानविका। देन उन्होंने पीएचडी में भी एडमिशन लिया हुआ है जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर। एंड फाइनली उन्होंने जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लिया है। 2024 के अंदर ये सारी चीजें उन्होंने की हैं, तो उनके लिए भी 2024 का साल काफी बढ़िया से खुशियां लेके आया हुआ है, क्योंकि पहले उन्होंने पीएचडी के अंदर एडमिशन लिया, देन जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लिया। तो मानविका, कैसा फील हो रहा है कि आपकी स्कॉलरशिप शुरू हो जाएगी अभी सर, एडमिशन के बाद? तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक तो रिजल्ट्स आने का टाइम पीरियड इतना लंबा टाइम लग गया, क्योंकि आंसर की देख के कहीं ना कहीं था कि क्लियर हो जाएगा इस बार। पर जितना टाइम ऐसे लगा रिजल्ट आने में, और जब वो फाइनली आया, मैं तब भी गाड़ी में ही थी, मैं ट्रैफिक में थी, और तब वहां रिजल्ट आया और इतना अच्छा लगा सर कि फाइनली अब पेपर वापस नहीं देना पड़ेगा। इस टॉर्चरस साइकिल से आप बाहर आ गए, क्योंकि आपने नेट एग्जैक्टली बार सर। बार क्वालिफाई किया हुआ है और यस फाइनली सर। जेआरएफ क्वालिफाई करना। यस और सर। पीएचडी के अंदर एडमिशन आपने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो हाँ मतलब जी सर। जो ड्रीम था आपका कि मेरे को पीएचडी तो के अंदर एक एडमिशन लेना है, वन स्टेप टुवर्ड्स द ड्रीम। अभी तो वन असिस्टेंट प्रोफेसर। अल्टीमेट जी ड्रीम तो सर। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, लेकिन यस सर। ये सेकंड ड्रीम की तरह हम बोल सकते हैं कि असिस्टेंट यस प्रोफेसर सर। थोड़ा सा छोटा सा ड्रीम, लेकिन सर हाँ। एक 25 की एज के पास आके ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थोड़ी सी ना एक फैक्टर होती है जो आपका स्ट्रेस थोड़ा कम करती है। तो जब अब पता है कि स्कॉलरशिप आएगी मंथली, तो आराम से अब अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आएंगी या जैसे भी होगा। ठीक है मानविका, बहुत बढ़िया। तो मानविका, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आप अपना थोड़े अपने बारे में बताइए, कहाँ से अपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे किया, और थोड़ा जेआरएफ की अपनी जर्नी के बारे में बताइए। सर मेरा नाम मानविका है। मैंने अपनी स्कूलिंग प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल जम्मू से करी है। फिर उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर जम्मू। और उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जम्मू यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में करी है, विद स्पेशलाइजेशन इन मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद फिर सेकेंड सेमेस्टर में पता चल गया था कि एग्जाम क्या है, कैसे देना है, क्योंकि बहुत स्कॉलर्स थे डिपार्टमेंट में, जिनके लिए आई ऑलवेज बी थैंकफुल, क्योंकि सही गाइडेंस सही टाइम पर मिल गई। फिर उसके बाद डिसाइड हुआ कि चलो एग्जाम देना है, तो दिसंबर 2022 का अटेम्प्ट जो फेब में हुआ, तो उसका पढ़ना शुरू करा मैंने दिसंबर स्टार्ट में पढ़ना शुरू करा। तो बाय गॉड्स ग्रेस थोड़ा सा लग भी, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट हो गया। बिफोर माय थर्ड सेमेस्टर एंडेड मेरा नेट हो चुका था। पर अब मुझे, तो ऐसा कह सकते हैं, मैं थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गई, और थोड़ा सा ऐसा था कि एक बारी में नेट हो गया, अब तो जेआरएफ हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली मैं जून में कुछ भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, ना ही नेट ना ही जेआरएफ, कुछ भी नहीं हो पाया था। शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, या मास्टर्स में भी ज्यादा इंडल्ज हो गई थी। फिर उसके बाद दिसंबर में आई गॉट 100 क्वेश्चन राइट। बहुत मेहनत करके दिया था, बट कट ऑफ 102 गया था, तो 2 नंबर से जेआरएफ रह गया था। तो मुझे ऐसा लगा था कि ओपन मेरिट में जनरल कैटेगरी में मुझसे तो होगा ही नहीं। मतलब इतना इतना ज्यादा मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो चुकी थी, बिल्कुल खत्म था कि नहीं कर सकते, अब तो मैं दे ही नहीं सकती हूँ। तो 2-3 महीने तो आई क्राइड कि मेरे को देना ही नहीं है अभी पेपर। फिर उसके बाद आई ज्वाइन टेक्स्ट बुक। तो उसके लिए तो स्पेशल मतलब मेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने जैसे ही ज्वाइन मैंने टेक्स्ट बुक रिजल्ट वाले दिन कर लिया था, रोते रोते कि मुझे अब तो करना है। पर 1 महीने तक स्ट्रेंथ नहीं आई थी कि एग्जाम देना है। तो फिर उसके बाद मैंने क्लासेस ली, पीछे मेरा सारा रह गया था, क्योंकि 16 दिसंबर से कोर्स स्टार्ट हो गया था। उसको कवर किया, साथ साथ में डेली पढ़ा और पेपर 1 पे फोकस किया। इस बार आई मेड श्योर कि जो चीजें मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी है, जैसे पीपल एंड एनवायरमेंट, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट और मैथ्स टीआई, ये भी पढ़ के गई। तो आई थिंक ये चीजें मेरे लिए वर्क करी कि मैंने जो पहले कभी नहीं पढ़ा वो सब भी सही करा, और वो भी पढ़ा। एक बार पूरे सिलेबस को अच्छे से करा, तो मैं ये एग्जाम क्लियर कर पाई। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो सर, वो तो मुझे लर्न हो गए थे ऑनेस्टली बोलो। इस अटेम्प्ट तक आते आते मुझे पता था कि वो ध्रुपद है, उसको काट कर ध्रुपद लिखना है, या ऐसे चेंज करना है, अब मुझे लर्न हो चुका था। तो इन सब के मिक्सचर ने मेरी बहुत हेल्प करी एग्जाम क्लियर करने में। इस बार आपका स्कोर कितना था? सर इस 105? बार मेरे 108 क्वेश्चन राइट थे। 108 क्वेश्चन, तो मतलब ओवर एंड अबव कट ऑफ थे, मतलब इतना तो यस जाएगा ही सर। नहीं, चांस ही नहीं हो सकता कि मैक्सिमम तभी 100 सर। और आ सकता जी है अब। सर। हाँ, तो ये फीलिंग जब आपने आंसर की, इसको चेक किया, सर 108 क्वेश्चन, आपने मुझे मैसेज भी किया था कि सर हाँ फाइनली जी। मैं साइकिल से बाहर हो जाऊंगी। तो ये फीलिंग यस आप सर। मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि ओवर एंड अबव कट ऑफ जाना, वो क्या फीलिंग थी?
एक्चुअली सर, अब मैं एक्चुअली पूरा दिन ना 2 बजे आपकी क्लास, फिर 6 बजे वापस यूट्यूब पे क्लास, 7 बजे मास्टर क्लास। तो मेरे पेरेंट्स आर वेल फेमिलियर विद यू, उनको पता है कि अश्विनी सर की क्लास हो रही है और ये अटेंड करिए, क्योंकि मैं कभी ब्लूटूथ स्पीकर्स ऑन करके नहीं, मैं रूम बंद करके ऐसे सुनती थी क्लासेस। तो मम्मा को पता था। तो जब आया मेरा आंसर की, तो मेरी मम्मा वाज लाइक आप अपने सर को मैसेज करो, अगर उन्होंने बोला हो जाएगा तो फिर होगा, ऐसे नहीं होगा। तो फिर मैंने उनको वो मैसेज का स्क्रीनशॉट लेके अपने पापा मम्मा सबको भेजा कि सर कह रहे हो जाएगा, तो अब मैं आराम लेने वाली हूँ, अब मेरा हो जाएगा। ओवर एंड अबव कट ऑफ, वो फीलिंग यस सर, एक्सेप्शनल आपका होती है कि एग्जैक्ट आपको मैसेज ये था। जी। पता है कि मेरा रिजल्ट फाइनल आ चुका है मेरे सामने ही, तो अब डजंट मैटर, हाँ बस एक आंसर, एक रिजल्ट आने, एक फॉर्मेलिटी है। रिजल्ट तो मेरा हाँ। ऑलरेडी मेरे हाथ में है, तो और सर वो बहुत पेशेंस टेस्ट करने वाला टाइम पीरियड था, बहुत टाइम लगाया इन्होंने रिजल्ट देने में। तो फाइनली जब रिजल्ट आया, तो चलो आंसर कीज में तो आपको पता था कि आपका हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट आया उस दिन कैसा फील हुआ, और पेरेंट्स के सामने जब आपने फिर बताया कि उस दिन रिजल्ट, एक्चुअली तो मैं गाड़ी में पापा के साथ थी, तो मैं इतनी थक गई थी कि रिजल्ट आ ही नहीं रहा, तो मैंने अपने फोन से एडमिट कार्ड सब कुछ डिलीट करके सब पापा को दे दिया था कि जब आएगा मुझे देख के बता देना। तो हम बैठे थे गाड़ी में, हम ट्रैफिक में थे, मैं पापा रिजल्ट आ गया, बट आप पैनिक मत होना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स सर इक्वली इन्वॉल्व थे मेरे साथ इस पेपर में, उनको सब पता है। अब वो लोगों को गाइड करते थे कि अच्छा ऐसे होता है, नेट हो गया, उसको बोले जेआरएफ की तैयारी करी, उनको सब पता था इस एग्जाम के बारे में। तो मैंने कहा पापा आप मुझे आराम से दो, मैं देखती हूँ, आप बस ड्राइव करो, पैनिक मत होना। तो हमने देखा, तो मैं पापा हो गया, देन माय फादर वाज लाइक यस, इतनी जोर से उन्होंने बोला। और वो इतना ऐसे लगा था कि एक ड्रीम उनकी मैं फुलफिल कर पाई, 25 से पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाई। तो वो अपने आप में सर बहुत अच्छी फीलिंग थी, बहुत एंड अच्छी। देन मम्मी को बताया? फिर मम्मा को कॉल किया, तो शी वाज लाइक पक्का हो गया, पक्का हो गया। मैंने कहा हाँ हो गया, अब इस बार हो गया। फिर मैंने आपको मैसेज किया, क्योंकि सर तब तक मैंने अपनी परसेंटाइल नहीं देखी थी, इतनी ज्यादा है या जो भी है। आपने जब लिखा वाओ मानविका 99.9%, मैंने तब रियलाइज किया कि इतनी परसेंटाइल है। मैंने जेआरएफ देखकर बंद कर दिया था। तो इसीलिए सर बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बढ़िया मानने का मतलब, हमेशा ये अच्छा फील होता है कि जो एक साइकिल को तोड़ना काफी हाँ। इंपॉर्टेंट होता है, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट आप कॉन्टिन्यूसली लगे हो, और आपको पता है कि आपका ड्रीम यही है, आपने कोई एग्जामिनेशन की अलग से प्रिपरेशन की ही नहीं, नहीं करी इसी पे जी फोकस सर। किया, तो एट द एंड वो सक्सीड होते हुए देखना कभी किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही जी सर। मतलब एक सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है एक टीचर के लिए। तो जी मेरा सर। सवाल यही है नेक्स्ट, आपने कभी दूसरे ड्रीम की तरफ सोचा ही नहीं और हमेशा इसी की तरफ फोकस रहे, तो ये मोटिवेशन कैसे मिली कि मेरे को जेआरएफ ही करना है, मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है? सर एक्चुअली जम्मू कश्मीर में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट ना रेयरली आती है, मतलब आती हैं बट एक सब्सटैंशियल नंबर में नहीं आती हैं। तो वो वहां तक पहुंचने के लिए मुझे पता था कि आई हैव टू गेट इनटू पीएचडी। तो मुझे था कि पीएचडी में जाना ही है, और अगर जाना है तो अपने दिमाग से ही वो स्ट्रेस, पैसों का स्ट्रेस खत्म करना है कि मैं अब खुद का अर्न कर रही हूँ, तो अभी 2-3 साल लग भी गए तो आराम से करूंगी। तो मेरी सुपरवाइजर ने भी मुझे थ्रू आउट बहुत मोटिवेट किया, मतलब उन्होंने मेरी पहले तो पीएचडी एडमिशन लेने के लिए भी मुझे बहुत मोटिवेट किया नेट में, मेरे पेरेंट्स ने भी। फिर उसके बाद जब उन्होंने मतलब मैम ने ऐसे बोला कि अब तुम आराम से पीएचडी को बैलेंस करो और साथ में जेआरएफ की तैयारी करो, तो शी वाज लाइक आई नीड दिस प्रॉमिस फ्रॉम यू कि तुम करोगी, नेक्स्ट अटेम्प्ट में यू विल क्लियर इट। तो सर हर साइड से ना मोटिवेशन थी, प्रेशर किसी ने भी नहीं करा कभी भी। सबने कहा कि तुम कर लोगे, तुम्हें पता है तुम कर लोगे तो तुम करो, बस ऐसे था। तो आसपास गाइडेंस, फ्रेंड्स, स्कॉलर्स, सुपरवाइजर्स, इन सब की गाइडेंस हमेशा रही है, तो एक एटमॉस्फेयर ऐसा था, तो इसीलिए सर एक आराम से हो पाया। एक इन्वायरमेंट बना हुआ था हाँ आसपास भी, फिर मतलब मेरे टीचर्स भी गाइड कर थैंकफुली रहे थे। डिपार्टमेंट का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, वहां ओके। पे सब तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छे से हो गया। हाँ, वो काफी जरूरी होता है कि आसपास के जी। लोग इसी एग्जाम की तरफ फोकस्ड हैं और यस आप सर। उनसे इंस्पायर हो रहे हो, कॉन्टिन्यूसली आपको गाइड कर रहे हैं, तो उसने काफी हेल्प किया होगा ऑब्वियसली, और पेरेंट्स का सपोर्ट तो सबसे ज्यादा यस रहा सर। होगा कि आपको उनका तो मानने का थ्रू यही आउट। करना है और कोई एग्जामिनेशन नहीं देना, इसी पे फोकस करो। आई एम श्योर जी। पेरेंट्स का काफी सपोर्ट रहा होगा इस चीज को लेकर कि और कोई एग्जामिनेशन मत दो, केवल यही फोकस करो। जी। चलो, आप अब मुझे थोड़ा सा पेपर वन के बारे में मुझे समझाइए कि पेपर वन में आपको जो नया सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल हिस्ट्री आपने ग्रेजुएशन के अंदर हाँ पढ़ा, जी पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा, पेपर वन के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, एंड मे भी कुछ वीक एरियाज रहे होंगे जैसे डीआई होगा, तो उसको कैसे ओवरकम किया? सर, एक्चुअली मैथ्स मेरा स्कूल में था, बट आई वाज जस्ट आउट ऑफ प्रैक्टिस, कभी करा नहीं ग्रेजुएशन, क्योंकि मैंने नॉन मेडिकल मेडिकल के बाद सीधा ह्यूमैनिटीज में शिफ्ट करा था ग्रेजुएशन में, तो मैथ्स पे टच नहीं रहा था। और मेरे को भी ऐसा लगता था कि मैं इतना पढ़ के जा रही हूँ बिना डीआई मैथ्स के, आई क्लियर दिस। फिर रियलाइज हो कि नहीं, जब तक वो पहले 5 क्वेश्चन सही नहीं होंगे ये पेपर क्लियर नहीं होगा। तो फिर सर मतलब मैंने टेक्स्ट बुक में प्रीति मैम का
DI का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला फॉलो करा। और मैथ्स के लिए सर मैंने खुद से ही मैथ्स के पुराने पेपर्स जो थे मिसिंग नंबर्स वाले, ये ऐसे करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने किया। और टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये इजी सर लगा था आपको? वो मेरा स्ट्रांग था। मतलब ओके। जब मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ा था तो मैंने अच्छे से पढ़ी थी ये सब चीजें। तो पेपर वन मेरा कंपैरेटिवली स्ट्रांग था, बट मैं मैथ से कहीं ना कहीं लैग कर रही थी और इन्वायरमेंट वाले यूनिट से। तो ये तीन मैंने इस बार करे, वो भी सर 18 जून वाले पेपर के बाद पढ़े मैंने, ओके। पहले नहीं पढ़े। उसके बाद मैंने कहा नहीं, उसमें भी सर एक्चुअली मेरे 91 क्वेश्चन सही हो रहे थे। तो मैंने कहा फिर 4-5 नंबर से रह जाऊंगी, इससे हाँ। बेटर है इस बार मैथ्स पढ़ लो। तो बस सर ऐसे किया। और पेपर वन में कुछ पार्ट डायनेमिक होता है, जैसे इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन, वो कैसे मैनेज किया आपने? सर हायर एजुकेशन हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री में पढ़ ही रहे होते हैं। बस थोड़ा जो रीसेंट डेवलपमेंट्स होती है उसके बारे में वो हम यूट्यूब के थ्रू, या अगर हमने कोई कोर्स ज्वाइन करा है वहां के थ्रू हमें टीचर्स अच्छे से इन्फॉर्म कर देते हैं। बाकी जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ी सी स्टैटिक है कभी डायनेमिक है, उसके क्वेश्चंस भी अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। तो सर उसका एक ही सोल्यूशन है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पी जाओ, बस लर्न कर लो वो पूरे। तो पेपर वन के कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए आपने? सर मैंने पिछले 5-6 साल के कर लिए थे। बहुत सारे होते हैं, क्योंकि एक साल की मतलब मुझे लगता शिफ्ट है भी तीस होती है चौबीस होते हैं। एंड सर देन आपने एक्चुअली। 4-5 साल किए हुए हाँ थे। सर हमें कंपाइलेशंस मिल जाती हैं, मतलब इस साल का पेपर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 और हाँ। हर डेट का, तो वो मैंने पूरा लगा लिया था, ओके, तो सारा वो आपके प्रिंट टेस्ट बुक करवा ऐप के। के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब मिला हुआ था, और आपने यस बाय सर, हार्ट यस सॉल्व किया, लर्न भी किया था उनको, मतलब ऐसे रिवाइज सर। किया था बार बार? पेपर वन के लर्न नहीं हुए थे पर हिस्ट्री के तो लर्न हो गए थे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मतलब आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या गाइडेंस देना चाहोगे, पेपर वन के लिए कितने साल के करें वो? सर लास्ट 3-4 इयर्स के अगर कर ले तो बेटर है, क्योंकि इतना ज्यादा हो जाता है हमारे पास ना, इतनी शिफ्ट होती है, इतने डेज में एग्जाम्स होते हैं, तो हाँ। हमारे पास बहुत ज्यादा कंपाइलेशन होती है। अगर 4 to 5 years भी कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब हम हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो हिस्ट्री बड़ा सब्जेक्ट है, आपने हाँ जी। कितना स्कोर किया हिस्ट्री के अंदर? सर मेरे हिस्ट्री में 69 क्वेश्चन से हैं, ओह, 69, बहुत और ज्यादा। मेरे 39 क्वेश्चन पेपर वन में से हैं। ठीक है, अब हिस्ट्री के अंदर क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? मतलब लेंथी सर सब्जेक्ट है, एंड कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि थोड़ा बोरिंग हो रहा है, तो उसको हाँ कैसे मैनेज किया आपने? सर, एक इसमें मुझे ऐसा लगता है मैं चीज ऐड करना चाहूंगी जो मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोली है सेशंस में बोलते हुए, कि आप अपना वीक पॉइंट आइडेंटिफाई कर लो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सॉल्व 70 to 75 क्वेश्चन, एक लॉजिकल तरीके से हम्म। पेपर को प्रैक्टिकल वे से अप्रोच किया जाए। तो मुझे मेरी वीकनेस पता थी एंशियंट है, तो उसको मैं ऐसा नहीं था नहीं पढ़ के जाती थी, पर जो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे पता थे या जो आपने बताए थे वो सब पढ़े थे मैंने अच्छे से। पहले सारा पढ़ा था ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, बट उनको मैंने स्पेशली फोकस करा था। जैसे अर्ली मिडिवल पीरियड हो गया, उसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, जहां से पता था कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और आएगा और ट्रिकी आएगा। तो चोलाज हो गया, तो ये पता था कि पढ़ना है, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ा था। बट मिडिवल और मॉडर्न मैंने ऐसे पढ़ी थी जैसे मतलब कभी एक भी क्वेश्चन नहीं कुछ मिस ना करना। कुछ भी आ जाए नहीं छोड़ने, क्योंकि पहले से पता था कि एंशिएंट से नहीं होगा, तो मुझे वो करना था, तो ऐसे करा सर मैंने। ओके, अच्छी स्ट्रैटेजी। देन क्रोलॉजी वाला पार्ट आपको मुश्किल लगता था, क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा बोलते हैं कि क्रोलॉजी सर हो नहीं पाता। आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और अगर किसी ने 1000 MCQ वाली सीरीज करी थी ना जो पेपर से पहले, मुझे नहीं लगता कि उसको कभी भी ऐसे कोई प्रॉब्लम आई होगी। मतलब ओके, मुझे तो तो ऐसा लग रहा था कि 40 to 45 क्वेश्चन वो 1000 PYQ से ही आ गए थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैंने करा है, मुझे तो आंसर भी पता है, मैं फटाफट कर लूंगी, आगे बढ़ते हैं। तो आपने वो और कम 5 दिन की जो 1000 क्वेश्चन हमारी सीरीज थी उसको डेली बाय अटेम्प्ट हार्ट करी थी किया सर था? पूरी। मैं बेड डिनर करके, मैं पहले ही डिनर या डिनर बीच में आता था, बट मैं लैपटॉप से नहीं हटती थी, कि वो ओके। आप लिखते थे और मैं साथ में पेन से उस पे लिखती थी। मुझे पता था वो नोट्स मैं कभी नहीं देखूंगी पेपर के बाद, बट हाँ। स्टिल मैं लिख लिख के लर्न करती थी कि कुछ मिस ना हो जाए मुझसे। ओके, तो सर मेहनत तो लगती मेरा है। नेक्स्ट सवाल यही है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाते थे? ये सर मैं सारे प्रीवियस, आपने जितनी हमारी प्लेलिस्ट है टेक्स्ट बुक की यूट्यूब पर, उस सब के नोट्स रजिस्टर्स ऐसे पाइल्ड लिखे हुए हैं। कभी 2-2 बार लिखे हो तो दूसरी बार भी लिखती थी, और लिख उनको लिख के याद कॉन्टिन्यूअसली रहता था। रिवाइज करते थे? सर रिवाइज नहीं, मैं वीडियो वापस देख लेती थी। अच्छा, एक बार आपने लिख लिया, लेकिन फिर आप हाँ लेक्चर ही हाँ समझते थे कि लेक्चर ही वापस हाँ, देखना है। मुझे अच्छा। ऐसा लगता था कि ऑडियो वीडियो दोनों करने से मेरे दिमाग में ज्यादा रिटेन रहती है चीजें, तो मैं वीडियो वापस देख लेती थी अगर मुझे लगता था कि रह रहा है कुछ। और हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने कहाँ से कहाँ तक किए हैं?
सारे सर जितनी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे 2009 से 2009 तक सब 2009 से 23 तक की। आई थिंक सर 2 बार देखी है, मतलब मैं इसको वो नहीं करना चाहती, पर मोस्टली वीडियोस मैंने 2 बार देखी है, इतनी ओके, तो लंबी बाय जर्नी बाय रही हार्ट है। लर्न थे वो पूरा। आप तो बोल रहे लर्न थे हो कि गया मुझे था। पता था कि यहाँ पे ये मिस्टेक है, तो सर ये ध्रुपद वाला ना, एक्चुअली मेरे जूनियर्स पूछते थे ना, तो मैं उनसे पीवाईक्यूज पूछती थी कि आप मुझे बताओ, तो बोलते थे आप कहाँ, मैंने कहा आपने इसको काटना है और यहाँ पे ध्रुपद लिखना है, ये ध्रुपद के थे मास्टर। क्या? तो वो बोलते थे आपने ये भी लर्न करा है, क्योंकि कोई बुक से अगर आप पीवाईक्यूज करोगे ना, तो आपको कोई नहीं बताएगा कि यहाँ पे ये चीज एलिमिनेट होकर ये था। बट हाँ, वीडियोस के थ्रू ये था कि आप बताते थे कि नहीं, देवर मास्टर्स ऑफ ध्रुपद, तो हाँ, ऐसे याद रहता था हमेशा। बहुत माइन्यूट डिटेल आपने पकड़ी हो ध्रुपद वाला। फिर वो तो क्वेश्चन मुझे पेपर तक हॉन्ट कर रहा था। हाँ, तो बहुत माइन्यूट डिटेल है, इससे पता चलता है कि प्रिपरेशन लेवल कितना स्ट्रांग था। बहुत सर, चलिए, करी अब थी ये तो मेहनत। यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में हमने समझा, थोड़ा सा अपने पीएचडी के बारे में हमें और समझाइए, क्योंकि इस टाइम स्टूडेंट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद थोड़ा पीएचडी की तरफ इंक्लाइंड होते हैं कि पीएचडी के अंदर जी एडमिशन सर। ले। तो थोड़ा प्रोसेस मुझे एक्सप्लेन कीजिए, आपने कैसे लिया जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन। सर जम्मू यूनिवर्सिटी में 2 बार सीट्स आती हैं 6 मंथ्स के टेन्योर में। और उसके बाद पहले तो पीएचडी ओनली से पहले देयर वाज दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन और एग्जेम्प्टेड सीट्स। तो मेरा एग्जेम्प्टेड में था बिकॉज आई वाज ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड, तो मैंने एग्जेम्प्टेड में वहां पे अप्लाई करा था। और लकीली मेरे ऊपर ज्यादा जेआरएफ नहीं थे, तो मुझे सीट मिल गई वहां पे। अगर आपका नेट है तो आप मतलब जेआरएफ की रैंकिंग पे होता था एम फिर जेआरएफ और नेट, फिर परसेंटेज देखी जाती थी। तो बाय गॉड्स ग्रेस आई एम आल्सो द गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ माय बैच, तो मुझे वो भी था कि मिल जाएगा। तो परसेंटेज अच्छी थी तो आ गया नाम। तो जब नाम आया तो सुपरवाइजर भी मुझे मेरी ही चॉइस के मिल गए, जो बहुत सपोर्टिव है अभी भी। शी इज वेरी सपोर्टिव, अभी तक वो मुझे सपोर्ट कर रही है। तो उनके साथ करके मैंने एडमिशन ली मॉडर्न हिस्ट्री में, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन थी। और अभी मेरा जो टॉपिक फाइनलाइज ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन की स्टेजेस पे है, वो है द मेकिंग ऑफ द इंडो चाइना बॉर्डर 1846 से 1962। तो माय सुपरवाइजर हैज हेल्प मी अ लॉट इन चूजिंग दिस टॉपिक। काफी डायनेमिक टॉपिक है, रेलेवेंट टॉपिक है, और मजा भी आएगा पढ़ने में। हाँ बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने बताया। इनफैक्ट मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप ऐसे टॉपिक भी चूज कर सकते हैं, मतलब आपका जी दिमाग सर। इसकी तरफ नहीं जा रहा होगा, लेकिन बहुत ही जी अच्छा सर। टॉपिक है कि आपने इंडो चाइना के ऊपर चूज यस किया, सर। वो बाउंड्री डिस्प्यूट जो होता है उसके ऊपर चूज यस किया, और कितना रेलेवेंट है। आप इसको देखिए, मतलब प्रेजेंट यस। कॉन्टेक्स्ट में कितना रेलेवेंट है, एंड आके भी कितना रेलेवेंट होगा। बहुत यस अच्छा सर। टॉपिक है मानूंगा। एंड थैंक यू सर। मुझे ये भी समझाइए कि जब आपने अभी रिसर्च प्रपोजल आप बनाओ, मतलब सर टॉपिक फाइनलाइज नहीं, कर रहे हो। देयर वाजंट एनी नीड फॉर द रिसर्च प्रपोजल, इंटरव्यू बेसिस पे था, जहां से मुझसे 2-3 टॉपिक पूछे गए थे कि आप रेकमेंड करो। बट आई थिंक सिंस अब पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, तो रिसर्च प्रपोजल इन फ्यूचर कंपलसरी हो जाएगा जम्मू यूनिवर्सिटी में भी। तो ओके, ओके। सर ऐसा नहीं था, बस एक बेसिक इंटरव्यू हुआ था जहां से मुझसे रिसर्च एथिक्स पूछा गया था, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उनका आंसर देना था। उसके बाद आपका अभी टॉपिक फाइनलाइज स्टेज के अंदर है, जहाँ पे आप कोर्स वर्क हाँ के जी साथ सर, आई ऑब्वियसली। एम प्रिपेयरिंग माई साइनॉप्सिस, जो मुझे थोड़ी देर में देना है, तो ओके, उसके बाद। ओके। जी ठीक सर। है, ठीक है। पीएचडी करने में भी मजा आ रहा है। तो बहुत मजा आ रहा है, मतलब टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, बुक्स इतनी, सोर्सेज इतने। मुझे ऐसा लगता है कि पीएचडी के लिए आपको एक चीज कंसिडर करनी चाहिए कि डू यू हैव एन एम्पल अमाउंट ऑफ सोर्सेज while हम्म, preparing for this exam, हम्म। while doing the research। तो मेरे पास सोर्सेज की कमी नहीं है, तो सोर्सेज है, पढ़ने में मजा आ रहा है, रिसर्च गैप ढूंढने में मजा आ रहा है। कि अब ऐसे है कि बहुत लोगों ने हमारे डोगराज, जो हमारे जम्मू का कल्चर है, उसको इग्नोर किया 1846 से 1962 के पीरियड में, बट 1846 इज इम्पोर्टेंट। तो मैं उसको डोगरा एंगल से लेके जा रही हूँ कि इन फ्यूचर कोई चैलेंज ना करे कि कैसे महाराजा गुलाब सिंह, जो हमारे फर्स्ट डोगरा रूलर थे यहाँ पे, कैसे हुआ, तो ऐसे करके चलेंगे अब। तो थोड़ा एंगल चेंज करेंगे चाइना से करने में, कैसे लद्दाख हमने कॉन्कर किया, फिर आगे चलेंगे ऐसे। ओके, काफी यस। इंटरेस्टिंग। अब सर मजा भी आ रहा है। हाँ, ऑब्वियसली अब अगर आपका हाँ। पीएचडी टॉपिक बहुत अच्छा है, जो आपके जी। इंटरेस्ट के अंदर फॉल कर रहा है, तो आपको पीएचडी करने में बहुत मजा आएगा। हाँ और वो जी। जो जर्नी होती है 4-5 साल की, जो कि ऑब्वियसली जेआरएफ इजी बना देता है, और पीएचडी का टॉपिक आपका इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है, उस पूरी जर्नी के अंदर आपको मजा आएगा। इनफैक्ट आप इससे प्यार में पड़ जाओगे अपनी पीएचडी से सर ही। मजा, इनफैक्ट मुझे पहले लगता था कि वाई पीपल टेक 5 years फॉर दिस हाँ, रिसर्च, कि क्यों। अब समझ आ रहा है कि 5 साल लगते हैं अगर अच्छे से करो, और मजा भी आता है। मे बी हाँ। आगे इन फ्यूचर डिफिकल्टीज आएंगी जो सब बोलते हैं, बट हम्म। एज ऑफ नाउ वो अच्छा है। चैलेंज की तरह लेना होता है उसको, वो तो ओवरकम हाँ, हो जाएगा इनफैक्ट। जेआरएफ से मुश्किल नहीं होगा हाँ, सर, जो भी होगा।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो अभी मैं आपसे हम जो दूसरे जो अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स हैं, जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स आएंगे 2024 दिसंबर के अंदर, उनको क्या गाइड करना चाहोगे आप कि आप ऐसे प्रिपरेशन कीजिए? देन एक एक आप इस बारे में भी गाइडेंस दीजिए स्टूडेंट्स को कि पीएचडी एडमिशंस क्या पहले ले लेना चाहिए, ये जेआरएफ के बाद ले लें? आप थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। सर आई थिंक अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया है ना, अगर खाली नेट पे या पीएचडी ओनली पे यू आर गेटिंग एडमिशन इनटू सम गुड कॉलेज, तो ले लेनी चाहिए, क्योंकि जेआरएफ इवेंचुअली हो जाएगा। अगर आप इस लाइन में एक बार आ गए हो तो यू विल क्लियर इट। हम्म। और उसके बाद सर नेक्स्ट चीज मुझे ये लगती है कि पीएचडी तो आपने कर लिया, आप ऐसे एक सपोर्टिव स्टाफ में भी जाओगे, आप देखोगे कि साथ के लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और मजा आएगा, एक पीयर ग्रुप ऐसा बन जाएगा आपका। और सर प्रिपरेशन के लिए मैं ये बोलूंगी कि टाइम कम रह गया है, तो आप उन टॉपिक्स को करो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। डोंट इंडल्ज इनटू सम न्यू टॉपिक राइट नाउ। जो आता है उसको अच्छे से करो। पेपर 1 और पेपर 2 को इक्वली, चाहे आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं या 8 घंटे पढ़ रहे हैं, इक्वल टाइम दो, क्योंकि इवेंचुअली अगर पेपर 1 में 35 से ऊपर स्कोर करोगे और यहाँ पे 65 से ऊपर स्कोर करोगे तो ही होगा। हिस्ट्री पे 80+ करना इज नॉट पॉसिबल। हम्म। चलो पॉसिबल है भी, बट आप क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो? पेपर 1 करके यू विल क्लियर इट। अच्छा स्कोर आप करो। दिन बाय दिन कैसे मैनेज करते थे पेपर 1 पेपर 2 को? सर मेरा होता था, आई यूज टू स्टडी फॉर 6 आवर्स, तो उसमें मतलब 3 घंटे से थोड़ा कम पेपर 1 के लिए, और बाकी जितना टाइम मैं पढ़ती थी वो पेपर 2 के लिए होता था। ऑलमोस्ट इक्वली था ये तो, हाँ, 3 घंटा ऑलमोस्ट 3 घंटा। इक्वल सर, क्योंकि ओके। मुझे ऐसा लगता है जरूरत थी। पेपर 1 हम्म। भी बहुत वास्ट है, अगर हाँ। सही तरीके से करा जाए तो बहुत वास्ट है। और हम्म। क्वेश्चंस भी कभी कभी ऐसे होते हैं जो कहीं देखे हुए मिलते नहीं है, कहीं देखे हुए। तो मतलब बिल्कुल ऐसे होता बिल्कुल। था कि हाँ, कि कहाँ से आ गया ये, तो होना चाहिए, होल्ड होना चाहिए, दोनों पेपर्स में होना चाहिए। 6 घंटा डिसिप्लिन थे थ्रू आउट वीक में, अगर मैं बोलूँ या मंथ में नहीं बोलूँ, कभी सर। ब्रेक लेते थे? हाँ सर, ऐसा नहीं था, सैटरडे संडेज ऑफ होते थे, सैटरडे संडे को पीएचडी का काम करते थे। हाँ। मैम को कुछ कोई किताब पढ़ के या कोई रिसर्च पेपर पढ़ के मैम से उसके बारे में डिस्कस करते थे। बट ऐसे तो इतना ये नहीं यही सर। ब्रेक था, पढ़ाई नहीं के नहीं नहीं अंदर नहीं यही नहीं। ब्रेक था? नहीं सर, छुट्टी होती थी, डेफिनेटली होती थी। कभी 2 दिन के लिए वीकेंड पे कहीं घूमने चले गए, ओके। तो ऐसे मतलब अपने हिसाब से कि इस हफ्ते का टारगेट कंप्लीट हो गया है तो आप 2 दिन की ब्रेक ले लो, नानी के घर चले जाओ, या कहीं पास, यहाँ हिल स्टेशन बहुत है तो किसी पास के हिल स्टेशन में चले जाओ, ऐसा होता था। फ्रीक्वेंट ब्रेक जरूरी होता है क्योंकि वो सर मोनोटोनी मैं तो ब्रेक लेती करते हैं थी, आई थिंक ऑब्वियसली। प्रेशर लेके नहीं होता ये एग्जाम क्लियर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत मतलब मुझे लगता है कि ब्रेक्स होने चाहिए महीने के अंदर, दो बिल्कुल। तीन ब्रेक्स तो होने चाहिए, क्योंकि डेफिनेट। आपका पढ़ाई कॉन्टिन्यूस लेकर आप मेहनत कर रहे हो तो ब्रेक जरूरी है। जी सो सर। यही मुझसे आपसे बातें करने के माने काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक आपने यू सर। पीएचडी के बारे में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया जो कि उनको गाइडेंस इजीली अवेलेबल नहीं होती है। आपने एक्सप्लेन किया कि आप ले लीजिए पीएचडी के एडमिशन, शुरुआत में ले लीजिए, जेआरएफ तो इवेंचुअली हो ही जाएगा अगर आप मेहनत करते रहोगे। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे होते हैं कि सर जेआरएफ जब होगा तभी लेंगे, नहीं, वो नहीं बहुत ही सर। गलत स्ट्रैटेजी है। एडमिशन ले लो, जेआरएफ तो इवेंचुअली किक ऑन हो ही जाएगा, जैसे आपका क्लियर हो गया तो आज से वो किक ऑन हो चुका है, आपको स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो जाएगी और जेआरएफ अल्टीमेट एम होता है। तो थैंक यस यू सर। वेरी मच मानविका, आपने सर अपनी पूरी थैंक यू, स्ट्रैटेजी आपको शेयर की। एक पर्सनली थैंक यू, आपके बिना ये पेपर नहीं होता क्लियर। कैसे मैसेज करके आप मोटिवेट करते थे, या कभी कोई डाउट हो आप क्लियर करते थे। आई स्टिल रिमेम्बर 18 जून वाले एग्जाम के टाइम सुबह मुझे एक डाउट था, मैंने सुबह सुबह 7 o'clock आपको मैसेज किया था, पेपर जाने से पहले आपने वो मेरा डाउट सॉल्व कर दिया था। तो अच्छा, हाँ, इसलिए मुझे याद सर। नहीं है, मुझे लगा कि कोई डाउट नहीं आया होगा सर, तो मैसेज रिजॉल्व कर मैं देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस अटेम्प्ट में टेक्स्ट बुक नहीं ज्वाइन करती तो मैं विद पीएचडी नहीं कर पाती क्लियर, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती। तो इसलिए सर थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच मानविका। आप अब ओके सर। पीएचडी की जर्नी को आप कंटिन्यू कीजिए एंड फाइनली असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनोगे तब भी हम ऐसे ही बात करेंगे। मैं पक्का हमेशा किसी सर, स्टूडेंट से पक्का ही बोलता हूँ डन। कि जेआरएफ इज जस्ट द बिगनिंग, अभी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और वापसी से आना है, वापसी से हम ऐसे ही बात करेंगे यस कि सर। फाइनली आपकी जर्नी जो है कंप्लीट हो चुकी है, ड्रीम कंप्लीट हो चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। सो थैंक यू वेरी मच मानविका, थैंक स्टूडेंट यू को गाइड सर। करने के लिए।